सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू माय चैनल नेम्ड एज मयंक बजाज क्लासेस। ओके, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ फॉर क्लास 11th। ओके, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि बेसिस का मतलब क्या होता है। बेसिस का मतलब दोस्त होता है फाउंडेशन, और फाउंडेशन का मतलब हिंदी में होता है नींव। आखिर जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका बेस क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट। तो 3 अप्रोचेज होती हैं। सबसे पहले होते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर आता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और लास्ट में आता है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, जनरली क्लास 11th में हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बच्चों को बताया ही नहीं जाता है, और उसका रीज़न साफ है, क्योंकि ना तो ये एग्ज़ाम में आता है और ना ही ये इतना इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर आपको सवाल दिखेगा इस चैप्टर में से, तो इससे या तो फिर कैश बेसिस से दिखेगा या फिर अक्रूवल बेसिस से दिखेगा। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ना तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ना ही इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, बट कहीं आपसे कोई पूछ ले कि कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, तो आप उनको ये मत कहिएगा 2 होते हैं, जनरली 3 होते हैं, कैश, अक्रूवल और हाइब्रिड। और ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं। और सबसे इन सब को पढ़ने के बाद हम समझेंगे इन तीनों अप्रोचेस में डिफरेंसेस क्या है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस, एक कंपैरेटिव स्टडी भी इन तीनों अप्रोचेस की अपन कर लेंगे। ओके, अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच में 5 चीज़ों में बांटा गया। सबसे पहले आते हैं हमारे एसेट्स, फिर आते हैं हमारे एक्सपेंसेस, फिर लायबिलिटीज़, इनकम्स और कैपिटल। तो ये जो आप देख रहे हैं, ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम एंड सी फॉर कैपिटल। एसेट और एक्सपेंसेस को एक साथ क्यों रखा गया? रीज़न साफ है, क्योंकि जब भी ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल को साथ रखने का रीज़न ये है, जब भी ये तीनों बढ़ते हैं इन अकाउंट्स तो ये क्रेडिट होते हैं, और जब कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। हमारे इस चैप्टर में हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एसेट से, लायबिलिटी से और कैपिटल से। वी आर मेनली कंसर्न्ड विद एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एसेट का और लायबिलिटी का एक जगह पर जिक्र आएगा, बहुत छोटी सी बात पे आएगा, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। कैपिटल तो कहीं नहीं आने वाला, कतई नहीं आने वाला। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जो हमको आगे बहुत यूज़ में आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। पर 2 और तरीके में इस एक्सपेंस का बाइफर्केशन किया जाता है। वो है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस। ये रहा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ये रहा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? खर्चा पे ऑफ करने का समय आ चुका है पर हमने अभी तक पे ऑफ नहीं किया है, मतलब खर्चा ड्यू है बट नॉट पेड येट। ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? अभी तक खर्चा ड्यू नहीं हुआ है, नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस, ये हमने उसको एडवांस में ही पे ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो एक्सपेंस मतलब खर्चा, वो खर्चा जो ड्यू हो चुका है बट हमने अभी तक पे नहीं किया है वो बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और वो खर्चा जो ड्यू नहीं हुआ है, अभी तक पैसा देने की ज़रूरत थी ही नहीं पर हम लोगों ने उसको एडवांस में पे कर दिया, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। सॉर्टेड। ओके, ऐसे ही इनकम में देख लेते हैं। इनकम मतलब क्या? हमारी कमाई। ओके, तो उसको भी 2 चीज़ों में बाइफरकेट किया गया। सबसे पहले आता है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब क्या? विच इज़ अर्नड, मतलब उस इनकम पर हमारा हक बन चुका है, उस पैसे को हम कमा चुके हैं पर अभी तक मिला नहीं है। सपोज कीजिए आपने कहीं पे 1 महीना काम किया और आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी नहीं दी, तो 1 महीने की सैलरी आपकी अक्रूड इनकम बन चुकी है, क्योंकि 1 महीना आप काम कर चुके हो तो टेक्निकली पैसा कमा चुके हो बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक मिला नहीं है। ठीक है,
और ऐसे ही देखेंगे तो अनअक्रूड इनकम, कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयर एडवांस में सैलरी दे देता है, 1 महीने की, 2 महीने की, तो जितने महीने की आपको सैलरी, पैसा, इनकम एडवांस में मिलती है, इट इज़ नोन एज अनअक्रूड। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपने अभी कमाई कहाँ है, काम तो किया नहीं, पर पैसे मिल गए, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इनकम 2 तरह की होती है, अगर इनकम टाइम पर मिल जाए, जितना काम किया टाइम पे पैसा मिल गया, तो वो तो इनकम है। पर काम कर लिया, पैसा नहीं मिला, तो अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अनअक्रूड, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड एडवांस, यानी कि एडवांस में हमको सैलरी या पेमेंट मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर फॉर क्लास 11th का कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सेल और परचेज का क्या ट्रीटमेंट होगा, और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सेल और परचेज का क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कैश बेसिस जो है ना, ये जो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सबसे इजी अप्रोच है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कैश पर बेस्ड है, इसको सिर्फ मतलब पैसे से है। अगर पैसा आया या गया तो मैं उसको सेल या परचेज मानूंगी, इसको क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कैश बेसिस में अकाउंटिंग करना, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ देखना है कि भाई कैश आया कि नहीं। अगर कैश आया तो एंट्री होगी, कैश नहीं आया तो नहीं होगी। अक्रूवल बेसिस में कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए अपने को समझना भी पड़ता है। पर एज फार एज सेल्स एंड परचेज आर कंसर्न, तो दोनों अप्रोचेस काफ़ी आसान है। हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे विच आई विल बी अपलोडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। ओके, तो देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। अब कैश बेसिस में सेल्स का और परचेज का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ कैश सेल और परचेज की एंट्री होगी, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा हम काम कर रहे हैं कैश बेसिस पर, और कैश बेसिस सिर्फ कंसर्न है कैश से और किसी और से नहीं। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की एंट्री नहीं होगी इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सॉर्टेड? ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज फार एज सेल्स एंड परचेज आर कंसर्न्ड। तो इसमें कैश सेल्स एंड परचेज की भी एंट्री होगी और क्रेडिट सेल्स एंड परचेज की भी एंट्री होगी, क्योंकि ये तो अक्रूवल बेसिस है। इसमें कैश की भी होगी और क्रेडिट की भी होगी। अब कंफ्यूजन की बात आपको मैं बताता हूँ, ये सब क्या है ना, ये चैप्टर जो है ना बहुत आसान है, तो इसलिए क्या है, लोग इसको बच्चे सीरियसली पढ़ते नहीं है। बस इतना समझ ले, कैश बेसिस में क्या होता है, कैश सेल्स और परचेज की एंट्री होती है, अक्रूवल में सिर्फ क्रेडिट की होती है। ऐसा नहीं है, फिर से समझ लेना, कैश बेसिस में कैश की होती है, क्रेडिट की नहीं होती है, और अक्रूवल में कैश की भी होती है और क्रेडिट की भी होती है, दोनों की होती है। ठीक है, ओके ओके। अब आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है जो, वो है इनकम का। ठीक है, एक सेकेंड, जी हाँ, इनकम का। इनकम को हिंदी में आय भी बोलते हैं, और हमारे एग्जाम्पल में 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इनकम हुई है 10,000 रुपये की। तो ये 10,000 रुपये की इनकम जो है वो कैश बेसिस में कैसे अकाउंट होगी और अक्रूवल बेसिस पे कैसे अकाउंट होगी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अपना ध्यान सिर्फ वहाँ पर रखें। आप पूरी स्क्रीन में देखते रहेंगे क्या क्या लिखा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसलिए हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे साथ चलें तो कोई दिक्कत नहीं है कि। अब देखिए, ये लिखा है मैंने यहाँ पे कैश रिसीव्ड, और यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज्ड इनकम। तो सपोज कीजिए आपकी इनकम है 10,000, आपको 10,000 रुपये की इनकम होनी थी। 10,000 रुपये की इनकम होनी थी और हुई भी 10,000 रुपये की। तो भाई 10,000 रुपये की इनकम होनी थी और हुई भी 10,000 रुपये की, तो रिकॉग्नाइज कितना करोगे? 10,000, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10,000 रुपये की इनकम होनी थी पर हुई कितने की? 12,000 रुपये की।
तो रिकॉग्नाइज कितना करोगे? पूरे 12,000। मतलब कैश बेसिस बोल रहा है जितना पैसा मेरे पास आएगा, 10,000 आ जाए, 12 आ जाए, 8 आ जाए, जितना पैसा आएगा उसको मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया अप्रोच है। तो फिर से देखिए, इनकम होनी थी 10,000 रुपये की, हमने कैश रिसीव किया 10,000, रिकॉग्नाइज कितना करोगे एज एन इनकम? 10,000 रुपये। ठीक है, दोबारा देखो, 10,000 रुपये की इनकम होनी थी पर 12,000 रुपये मिल गए। मतलब हमारे एम्प्लॉयर ने हमको एडवांस दे दिया 2,000 रुपये। हमने क्या किया, उन 2,000 को भी अपनी इनकम मान लिया। तो मतलब पूरे 12,000 रुपये को एज एन इनकम मान लिया। वापस देखो, 10,000 रुपये की इनकम होनी थी पर हमारे एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपये हमको नहीं दिए और कैश हमने रिसीव किया सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये। और ये देखिए इनकम भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुई है 8,000 रुपये से। मतलब 2,000 को कैश बेसिस ने इस वाले केस में इनकम माना ही नहीं। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, समझने का सही तरीका क्या है, मेरी बात को सुनिए। कैश बेसिस इज ओनली कंसर्न्ड विथ रिसीव या पेमेंट ऑफ कैश। जितना कैश रिसीव हुआ, देखो यहाँ पे कैश 10,000 रिसीव हुआ, यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, इनकम भी उतनी मानी गई। 10,000 मिला 10,000 इनकम, 12,000 मिला तो 12,000 इनकम, 8,000 मिला तो 8,000 इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे कैश बेसिस खत्म। अब हम आते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, विच इज वेरी गुड। ओके, इसको बहुत ध्यान से समझना दोस्त। ओके, अब देखिए, इनकम हमको होनी थी 10,000 रुपये की और कैश मिला हमको 10,000। अंडर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग हो रही है, तो हम इनकम कितनी मानेंगे? 10,000। इसमें तो कोई दिक्कत ही होनी नहीं चाहिए क्योंकि 10,000 ही मिलनी थी, 10,000 ही मिल गए तो इनकम भी 10,000 की मानेंगे। अब प्रॉब्लम आएगी, 10,000 रुपये की इनकम होनी थी पर मिले हमको 12,000 रुपये। अब कमाल की बात देखिए, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ जी। हमने इनकम कितने की मानी? 10,000 को ही माना। जबकि ऐसा ही केस जब हमारे पास कैश बेसिस में हुआ था, हमने पूरे 12,000 रुपये को इनकम मान लिया था। पर इस केस में हमने 12,000 मिलने पर 12,000 को नहीं, सिर्फ 10,000 को ही इनकम माना, बिकॉज ये है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मन में एक सवाल आया होगा कि 12,000 रुपये हमको मिले, इनकम हमने 10,000 को माना, तो बाकी 2,000 रुपये कहाँ गए? यहाँ गए। देखो, कैश रिसीव हुआ 12,000 रुपये, ठीक है, हमने उसको अपनी इनकम कितना माना? 10,000 रुपये, और 2,000 रुपये को हमने अनअक्रूड इनकम मान लिया। अनअक्रूड इनकम मतलब अनअर्न्ड इनकम। मैं लिखकर बताता हूँ, अनअक्रूड इनकम का मतलब होता है अनअर्न्ड इनकम, मतलब जिस चीज को आपने कमाया ही नहीं है और ये हो जाता है हम लोगों के लिए एक लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां से जन्म हुआ था अनअक्रूड इनकम का कि 12 मिलने 10,000 रुपये चाहिए थे, मिल गए 12,000 रुपये, तो इनकम तो भाई हम 10,000 रुपये को ही मानेंगे। 2,000 उसने एडवांस दे दिए ना, तो उसको अनअक्रूड इनकम मानेंगे, विच इज अ लायबिलिटी इन नेचर, और ये हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो होगी। ओके, ऐसे ही दोबारा देखो, 10,000 रुपये की इनकम होनी चाहिए थी पर मिले हमको सिर्फ 8,000 रुपये। मतलब हमने कमाए पूरे 10,000 रुपये, हमारा हक पूरे 10,000 रुपये पे था, पर मिले सिर्फ 8,000 रुपये। इस केस में भी इनकम हम कितनी मानेंगे? पूरे 10,000 रुपये। तो मन में एक सवाल आया होगा कि हमको 10,000 रुपये की इनकम होनी थी, समझ में आया, कैश मिला 8,000 रुपये, तो इनकम 10,000 रुपये मान लिया, तो 2,000 रुपये कहाँ से लाए? जी हाँ, बताता हूँ। कैश मिला कितना? 8,000 रुपये, हमने इनकम कितनी मानी? 10,000 रुपये, तो और 2,000 को अक्रूड इनकम मान लिया, और अक्रूड इनकम एसेट के नेचर की होती है।
मतलब बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो ये एसेट साइड पर शो होगी, अक्रूड इनकम। ठीक है, अब ये एसेट कैसे है तो देखो ना, आपने मेहनत तो पूरे 10,000 रुपए की करी है ना, आपका हक तो पूरा 10,000 रुपए का है ना। अगर 8 मिले तो 2,000 रुपए आपके एसेट हैं, सामने वाले को आपको देने हैं। आपका एम्प्लॉयर आपका क्या बन गया, एसेट बन गया, डेटर बन गया। तो 2,000 रुपए आपके लिए क्या हो गया, अक्रूड इनकम, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और अनअक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, नॉट अर्नड बट रिसीव इन एडवांस। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक काम की बात समझाना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये टर्म्स है ना, अनअक्रूड, अक्रूड, अब ये जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले अगर आप क्लास 11th में हैं तो, है ना। और ऐसा देखा गया है कि 70-80% बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अक्रूड क्या होता है, अनअक्रूड क्या होता है। वो क्या ना, इसी स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप पढ़ रहे हैं उसको रटने की कोशिश करते हैं। और रटा हुआ ज्ञान, पहली बात तो ज्ञान ही नहीं होता और ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है कि इजी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे पाऊँ। ओके, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जीवन में सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता ना, तो कभी अक्रूड और अनअक्रूड जैसे टर्म्स जीवन में आते ही नहीं, क्योंकि कैश बेसिस का तो सिंपल फंडा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जितना कैश आ रहा है उतनी की एंट्री करो। 10,000 आया तो 10,000 मान लिया, 12 आया तो 12 मान लिया, 8 आया तो 8 मान लिया। पर अक्रूवल के केस में ऐसा नहीं है। आप कितना भी कैश आए, 10 आए, 12 आए, 8 आए, इसने देखो इनकम पूरी बस 10,000 ही मानी है हर जगह पर। बाकी इसने ऑल्टरनेटिव और भी चीजें मानी है, जैसे 12,000 रुपए मिल गए पर मिलने सिर्फ 10 चाहिए थे, तो 2,000 रुपए मतलब एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब मैंने कमाए नहीं पर मेरे को मिल गए। तो वहां से जन्म हुआ अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम का। ठीक है, मिलने पूरे 10 चाहिए थे पर मिले सिर्फ 8, तो यहां से जन्म हुआ अक्रूड इनकम का। ठीक है, तो अनअक्रूड इनकम का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था। वापस मैं खोलता हूँ वाली स्लाइड आपके लिए। ये देखिए, अनअक्रूड इनकम क्या था, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और सॉरी, अक्रूड इनकम क्या था, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और अनअक्रूड इनकम क्या था, नॉट अर्नड बट रिसीव्ड। हमारे वाले एग्जाम्पल में अगर मैं आपको लिख करके बताऊं तो अनअक्रूड इनकम में हमको मिलने कितने पैसे चाहिए थे, 10,000, पर मिल कितने गए, 12,000। तो 10,000 तो हमारी इनकम ही हो गई, 12,000 में से 10,000 तो इनकम ही हो गई। बाकी 2,000 हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई इन द नेम ऑफ अनअक्रूड इनकम। ओके, ऐसी अक्रूड के लिए हमको मिलने कितने चाहिए थे, 10,000 रुपए, और हमको मिले कितने, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए। तो हमने कमाए पूरे 10,000 रुपए बट नॉट रिसीव, 2,000 रुपए हमको नहीं मिले। तो ये सब चीज ऐसे चलती है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा इनकम कैश बेसिस से कैसे अकाउंटिंग होगी और अक्रूवल बेसिस से भी कैसे अकाउंटिंग होगी। ठीक है, एक बार फाइनल फॉर्मूला मैंने बनाया है, इसको भी देख लेते हैं। कैश रिसीव कितना किया हमने, उसको यहाँ लिख दो। हमेशा अक्रूड इनकम को प्लस करो और अनअक्रूड इनकम को माइनस करो टू गेट द अमाउंट ऑफ एज पर अक्रूवल बेसिस। ठीक है, अब ये कैसे बनाया, मतलब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। कैश रिसीव ये है कैश बेसिस का अमाउंट और ये है अक्रूवल बेसिस का अमाउंट। तो कैश बेसिस का जो अमाउंट आया, यानी कि 10,000, 12,000 और 8,000 जो भी आपको दिया होगा, उसमें अक्रूड इनकम को आप प्लस कीजिए और अनअक्रूड इनकम को आप माइनस कीजिए टू गेट द रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट, यानी कि अक्रूवल वाला अमाउंट। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। अब इस पूरे कंक्लूजन को मैंने इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने कंक्लूड किया है, तो आपको पूरा चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग एक्सपेंसेस के पास। अगर आपको इनकम समझ में आ गया है तो एक्सपेंसेस भी समझ में आ जाएगा।
ओके, एक्सपेंस मतलब खर्चा, एग्जाम्पल वैसा ही कुछ है। 10,000 रुपये का हमारा एक्सपेंस है। पहले कैश बेसिस की बात करते हैं। हमने कैश पे किया पहले वाले एग्जाम्पल में 10,000, दूसरे में 12, तीसरे में 8। तो कैश बेसिस के तो सिंपल फंडे हैं कि जितना कैश जेब से जाएगा उतना ही अपना एक्सपेंस मान लेंगे। तो 10,000 के केस में 10,000 रुपये मान लिया, 12,000 के केस में 12,000 रुपये मान लिया। जब कैश 12,000 गया तो 12,000 मान लिया, और जब कैश 8,000 रुपये गया तो 8,000 रुपये मान लिया। सब बहुत सिंपल है अकाउंटिंग। बट प्रॉब्लम हमारे लिए कब खड़ी होती है, जब अपन फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले एग्जाम्पल में हमने कैश पे किया 10,000 रुपये, और करना भी कितना था, 10,000 रुपये। तो कितना खर्चा रिकॉग्नाइज करोगे आप, रिकॉग्नाइज एक्सपेंस 10,000 रुपये। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ओके जी। उसके बाद खर्चा हम लोगों को करना था 10,000 रुपये, हमने 12,000 रुपये पे कर दिए। सोचो ना, 10,000 रुपये पे करने चाहिए थे पर हमने 12,000 रुपये पे कर दिए। इसका सिंपल मतलब क्या है, हमने प्रीपेड पेमेंट अभी ड्यू नहीं थी 2,000 रुपये की, पर हमने पेमेंट इन एडवांस कर दिया। तो उसको क्या करेंगे, खर्चा तो देखो बेटा सिर्फ 10,000 का ही मानेंगे, बाकी 2,000 रुपये हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए एसेट होगा, क्योंकि हमने अभी तक हम पे खर्चा ड्यू नहीं है। बट इट हैज़ टू बी पेड, बट इट हैव बीन पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंस है, तो उसको हम कैश पेड में से माइनस करेंगे, तो हम अपने अक्रूवल अमाउंट यानी कि रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट पर आ जाएंगे। एज पर अमाउंट एज पर अक्रूवल बेसिस, ऐसा बोल लेते हैं। ठीक है, ओके। ऐसे ही खर्चा हमको पे करना था 10,000 रुपये, पर हमने पे करे सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये। पर खर्चा हम अपनी बुक्स में शो करेंगे पूरे 10,000 का, और 2,000 हमारे लिए क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आप लोगों को मैं बता दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, और अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड पे शो होगा। वो बातें अभी दूर की हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। आप खुद सोचो ना, 10,000 रुपये देने थे, 12 दे दिए, 2,000 क्या है हमारे लिए, एसेट है भाई, अब नहीं देंगे। 2,000 रुपये का फ्री में काम करवाएंगे, उसके बाद देंगे। ठीक है ना। तो अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड पे आपको दिखेगा। सारी बात को कंक्लूड करने के लिए हमने बनाया एक फाइनल फॉर्मूला। ये है कैश पेड, जितना कैश आपसे गया उसमें आप प्लस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखिए प्लस हो रहा है यहाँ पर भी, और माइनस कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंस, देखिए माइनस हो रहा है यहाँ पर भी। तो आप पहुंच जाएंगे अक्रूवल बेसिस के अमाउंट के पास। ठीक है, अमाउंट एज पर अक्रूवल बेसिस। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, अगर जीवन में सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती ना, तो कभी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का चक्कर आता ही नहीं। जितना कैश पे हो रहा है उतना ही अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पर अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट पहले से ही तय होता है जितना एक्चुअल में है। ठीक है, कैश पेड से इतना मतलब नहीं है। तो कैश पेड और अक्रूवल वाले अमाउंट के जो डिफरेंसेस होते हैं उसको सॉर्ट करने के लिए हम नया अकाउंट्स खोलते हैं इन द नेम ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। सॉर्टेड, ओके। ओके, तो हमने समझा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अब हम समझेंगे तीनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड इन लिमिटेड मैनर। मतलब ये इतनी अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती है, तो बहुत लिमिटेड मैनर में ही इसको फॉलो किया जाता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या है, इट इज़ अ फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, ये हमारा जो मैं आपको बताया एक लेक्चर जो मैं प्लान कर रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है, उसमें सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कवर होंगे, तो उसमें ही हम उसको बारीकी से समझेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग। ओके, एक बात और बता दूं मैं, हाइब्रिड बेसिस अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, तो इसको अपन बीच बीच में तीनों को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। कैश और अक्रूवल को लेकर चलेंगे, फिर हाइब्रिड बेसिस को क्या होता है उसको लास्ट में समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो कैश बेसिस में कैसे होता है ये, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट एंड
पेमेंट ऑफ कैश। मतलब आपको बताया चुका मैं, कैश बेसिस को सिर्फ और सिर्फ मतलब कैश से है और कोई भाषा ये नहीं समझता। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे कैसे होती है रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बिकम ड्यू। मतलब जब एक्चुअल में खर्चा हो रहा है या इनकम रिसीव होनी है, तभी इसकी एंट्री होगी। कैश को इतना रेलेवेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, हमने ये कैसे हो रहा है ये हमने पीछे एग्जाम्पल में समझा। ओके, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस, अपन को मालूम है। बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अक्रूवल बेसिस, हमको मालूम है। ये देखिए, अब ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे ये याद रखना चाहिए। हु यूजेस, मतलब कौन से लोग किस अप्रोच को यूज करते हैं? Mainly non-trading organizations like charitable institutions, club use cash basis of accounting, और उनको छोड़ के generally all other organizations are advised to follow accrual basis of accounting। मतलब इसका recognition ज़्यादा है, और इसका recognition ज़्यादा है, ये बात मेरे बोलने के पीछे एक वजह और है कि कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, बट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ओके, एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। कैश बेसिस में तो भाई कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता ही नहीं, जितना कैश है उतना ही मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को तो। और हमारा अक्रूवल बेसिस में एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड इनकम एंड अनअक्रूड इनकम एज वेल। तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट कवर ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम समझ लेते हैं, पहले मैं इसको कवर अप कर देता हूं, एक सेकेंड। यस, अब हम समझ लेते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? लेट मी चूज द कलर्स। ठीक है, हाइब्रिड बेसिस, इसको हम मिक्स्ड सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है? रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन cash basis and expenses are recorded on accrual basis। अब इस बात को आप थोड़ा गहराई से समझिएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है revenues are recorded on cash basis, मतलब हम अपने रेवेन्यू, अपने इनकम को तभी अकाउंट करेंगे, यानी कि तभी मानेंगे जब वो कैश में हमको रिसीव हो जाएगा। मतलब जब तक इनकम के नाम पर हमको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पर क्या एक्सपेंसेस के साथ भी ऐसा हो रहा है? नहीं, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, यानी कि जैसे ही कोई खर्चा ड्यू हो गया, हमको देना है, तो उसको तो खर्चा मान लेंगे, पर इनकम को तभी मानेंगे जब हमको कैश में रिसीव हो जाएगी। अरे इनकम भी तो कभी ना कभी अक्रूवल होगी, आप समझिए ना। किसी सामने वाले इंसान को आपको पैसे देने हैं पर वो नहीं दे रहा है, तो है तो वो आपकी इनकम, सामने वाला इंसान आपका डेटर है। पर ये अप्रोच बोलती है डेटर वेटर कुछ नहीं होता, अपना पैसा लाख के बराबर, अपना ही पैसा किसी और के पास तो खाक के बराबर। इस बात को मानिए। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, मतलब जब तक मेरा पैसा मेरे पास नहीं आता तो मैं उसको अपना पैसा मानता ही नहीं, पर किसी और का हमको देना है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो ये कहता है हमारा हाइब्रिड बेसिस या फिर मिक्स्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कॉम्बिनेशन कैसे? रेवेन्यूज तभी रिकॉर्ड करेंगे जब कैश में मिल जाएंगे, और एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करेंगे जब अक्रू हो जाएंगे, यानी कि ड्यू हो जाएंगे। ठीक है,
ओके तो नेक्स्ट लेक्चर, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वेरी नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच आर वेरी गुड क्वेश्चंस, और उसका सोल्यूशन मैं करके रखूंगा आप लोगों के लिए, उसके सामने आपको एक बार समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा. विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.